वैश्वीकरण का चैप्टर जो है उसे आगे स्टार्ट करेंगे। आपने पिछले वीडियो के अंदर वैश्वीकरण के चैप्टर था, उसकी डेफिनेशन कि वैश्वीकरण क्या होता है। फिर हमने उसमें देखा कि वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव, इन 3 पॉइंट्स की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण किस तरह से प्रभाव डालता है। क्योंकि एक प्रश्न आपका बच्चों यही बनता है कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। और दूसरी एक बात की जो चर्चा हम करेंगे उसमें यह आएगा कि वैश्वीकरण के जो ये पॉइंट आप नीचे देख रहे हैं कि वाद विवाद, इस वाद विवाद से तात्पर्य यहाँ पर है कि वैश्वीकरण के नुकसान और फायदे क्या हैं। पूरे दुनिया भर में इस चीज की चर्चा होती है कि आखिर ये वैश्वीकरण पूरी दुनिया के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। पहले ये देखिए कि वैश्वीकरण के फायदे यानी लाभ क्या क्या है। अब देखो, वैश्वीकरण जो भारत है, भारत क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए जो यहाँ पर लाभ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं भारत के संदर्भ में यूज कर रही हूँ, परंतु ये सभी विकासशील राष्ट्रों के ऊपर लागू होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि ये देश अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन औसत विकास दर को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। मतलब जो लंबे समय से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है विकासशील राष्ट्र, इनके संसाधनों की आवंटन क्षमता में सुधार आता है वैश्वीकरण के कारण। यानी जो रिसोर्सेज है उनका पूरी दुनिया यूज कर सकती है, एक रिसोर्स एक जगह पर नहीं रहता। श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है यानी रोजगार बढ़ता है। पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी, यानी पूंजी उत्पादन जो है, यानी जो संसाधन है वो बढ़ने से पूंजी का जो वितरण है वो कम हो जाता है। और फिर यहाँ देखिए कि भूमंडलीकरण उत्पादन प्रणाली में अक्षमता को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी अगर कोई प्रोडक्ट किसी जगह पर किसी संसाधन की अनुपलब्धता के कारण नहीं बन पा रहा है, तो वो ये जो हर्डल है ये दूर हो जाती है। जैसे हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई वस्तु चाहिए, वो इंडिया में नहीं है। हाँ, तो हम इंडिया अगर वैश्वीकरण है तो क्या होगा, इंडिया उसे निर्यात कर लेगा, है ना, उसे दूसरे देश से खरीदेगा और उसके बाद अपना जो काम है उसको आगे सही ढंग से चला पाएगा। ऐसे ही कोई भी और देश कर सकता है। फिर भूमंडलीकरण वैश्वीकरण की अनुपस्थिति में लंबे समय तक सुरक्षात्मक परिदृश्य लागत प्रभावशीलता के बारे में उत्पादन प्रणाली को लापरवाह बनाते हैं, जिसे वैश्वीकरण की नीति का पालन करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर हम ज्यादा कैलकुलेशन के अंदर डीपली जाएंगे तो उस इस को निर्यात और आयात जो है ये हमारा रुक जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, वैश्वीकरण जब हम करते हैं, ग्लोबलाइजेशन जब हम करते हैं, हम उदारीकरण की प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं, तो हमें इन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। हमें पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल बनना पड़ता है, अपने मार्केट को खोलना पड़ता है। ठीक है, तो यही वैश्वीकरण का फायदा है कि सारे जो देश हैं उनके मार्केट एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो गए। कुछ और पॉइंट हैं जो कि लाभ को बताते हैं कि वैश्वीकरण विदेशी अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ विदेशी पूंजी के प्रवेश को आकर्षित करता है। ये तो आप देखते ही हैं, ये आप हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके भाषण में आप बार बार सुनते होंगे कि हम ना पूंजी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनवाइट करते हैं एमएनसीज को कि आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए, हमारे मार्केट में पैसा लगाइए, अपनी कंपनियां यहाँ खोलिए। इनसे क्या होता है, इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। दूसरी क्या चीज होती है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, एक प्रोडक्ट आपको इंडिया बना के दे रहा है, ठीक है, वही प्रोडक्ट दुनिया के 10 देशों में बन रहा है। और आपने जब उस प्रोडक्ट, उस सेम सिमिलर प्रोडक्ट को आप 10 देशों के प्रोडक्ट से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ का बेटर है। तो दूसरा देश क्या करेगा कि अरे हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, हम इसको सुधार करते हैं। ये दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट इस रेफरेंस में अच्छा है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, इसका फीचर्स अच्छे हैं इसके। तो इस तरीके से हर देश अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करता रहता है। ये किस वजह से है, वैश्वीकरण के कारण। अगर आपके सामने एक ही प्रोडक्ट है तो वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा,
पर आपके सामने जब विकल्प है तो आप उसको हमेशा चॉइस बेस्ट की देंगे। आप जो बेस्ट चीज है वो हम परचेज परचेज करेंगे। तो सभी उसमें बेस्ट बनने की एक कंपटीशन आ जाता है, एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है। तो वैश्वीकरण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार हमारे सामने रख देता है। ये आमतौर पर श्रम गहन वस्तुओं और श्रम गहन तकनीकों के साथ साथ सेवाओं में व्यापार के विस्तार के लिए उत्पादन और व्यापार पैटर्न का पुनर्गठन करता है। यानी नए नए नियम बनते रहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, ट्रेड्स के लिए, व्यापार के लिए नई नई संधियां होती रहती है विदेशों के अंदर। एक वैश्विक परिदृश्य में विकासशील देशों के घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने उत्पादों के मूल्य में कमी और गुणवत्ता सुधार के बारे में जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो फायदे हैं कि वैश्वीकरण के, ये इस तरह से हमें फायदे होते हैं। और सभी जो है प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, मार्केट सबके लिए खुल जाता है, प्रोडक्ट की कीमतों में भी कमी आती है, उसकी उसकी गुणवत्ता सुधरती है। तो ये सब हमें लाभ देखने को मिलते हैं। वैश्वीकरण अनकॉमन इकोनॉमिक आयात प्रतिस्थापन को हतोत्साहित करता है और पूंजीगत वस्तुओं के सस्ते आयात का समर्थन करता है। ये भी बात स्पष्ट है। जो विनिर्माण उद्योगों में पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करता है और निर्मित वस्तुओं की लागत, प्रभावशीलता और मूल्य में कमी कृषि के पक्ष में व्यापार की शर्तों में सुधार करेगा। हर देश जो है वो अपने पक्ष में नियमों को बनवाने की कोशिश करता है और अपने देश के अंदर जो उस देश की प्रोडक्टिविटी है उसको आगे लाकर पूरी दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करता है। अब देखिए, वैश्वीकरण बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्रों की दक्षता को उन क्षेत्रों के लिए विदेशी पूंजी, विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए खोल देता है। अब आप देखेंगे कि अब देखो हमारे सामने कोई एक हमारा ही भारत का ही कोई बैंक नहीं है, आपको पूरे वर्ल्ड बैंक मिल जाएंगे, वर्ल्ड दुनिया भर के बैंक मिल जाएंगे जो अपना व्यापार और काम यहाँ पर कर रहे हैं। उससे ज्यादा लाभ है, आपके पास हर चीज की चॉइस है। आपके पास ये इंश्योरेंस कंपनियां, दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको इंश्योर कर रही हैं। तो इस तरीके से आप आपके सामने एक चीज आप जब लेने जाते हैं, कोई भी चीज हो वो, और उसके लिए आपके सामने कई विकल्प, हजारों सैकड़ों विकल्प आपके सामने मौजूद होते हैं, तो उसमें से आप अपनी बेस्ट चीज चुन पाते हैं। नुकसान, अब हमें ये भी देखना जरूरी है, जब लाभ हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान भी हो रहे हैं, और उन नुकसानों का भी जिक्र करना यहाँ जरूरी है वाद विवाद में। तो इसमें ये बात आती है निकल कर कि वैश्वीकरण ने विश्व स्तर पर आर्थिक शक्ति के पुनर्वितरण का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे गरीब देशों पर आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों का वर्चस्व बन गया। देखिए बच्चों, इस बात को आप प्राचीन समय से समझो। पहले हमारा जो भारत का आप परिप्रेक्ष्य समझ के ही इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब भारत गुलाम हुआ तो कैसे हुआ? सब ने आपने पढ़ा हुआ है छोटे स्तर पर, स्कूलों के अंदर 9th 10th में, 8th 7th में भी पढ़ा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी, और धीरे धीरे व्यापार करते करते उसने क्या किया, भारत की सारे जो राजघराने, रजवाड़े, रियासतें थी, उन सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार जमा के और ब्रिटेन की सत्ता, ब्रिटेन को अपनी जो ट्रांसफर कर दिए। 1857 की क्रांति के बाद एक ट्रांसफर हुआ और ब्रिटेन के हम उपनिवेश बन गए, है ना। तो पहले तो आर्थिक गुलाम बनाया और उसके बाद उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया। अब क्या हो रहा है, अब आज के विश्व में क्या हो रहा है? आज के समय में कोई भी राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, कोई उपनिवेश नहीं है। सब जगह डेमोक्रेसी ज्यादातर आ चुकी है, लोकतंत्र का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है लोकतंत्र को। तो ये सिर्फ राजनीतिक रूप से है। और इस वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि आर्थिक रूप से अभी भी जो गरीब देश हैं वो अमीर देशों के गुलाम बन चुके हैं। ये वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव है। हम डिपेंड होते जा रहे हैं आर्थिक, वर्ल्ड बैंक से ऋण ले लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए, निर्यात के लिए, आयात के लिए हम बहुत ज्यादा बड़े विकसित देश जो हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं इस वैश्वीकरण के चक्कर में, और छोटे देश जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। फिर देखो, वैश्वीकरण में आमतौर पर निर्यात में वृद्धि की तुलना में आयात में अधिक वृद्धि होती है। ये विकासशील देशों में हो रही है, यानी हम निर्यात मतलब बेचना, हम बेचते कम है और खरीदते ज्यादा है।
जैसे हमने अपना मार्केट खोल दिया तो हमारे देश में बनी हुई चीजें विश्व में जितनी बिक रही हैं उससे कहीं ज्यादा चीजें हम खरीद रहे हैं। तो क्या होगा? जब आप अपने घर में देख लो, आपकी अगर आमदनी कम है, मतलब आप आय तो कम है और आप सामान ज्यादा खरीदो तो क्या होगा? घर का बजट बिगड़ जाएगा ना। ऐसे ही भारत के अंदर हो रहा है कि हम क्या करते हैं, हम विदेशों से सामान ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है, तो भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। समझ में आई आपको बात? ये बहुत बड़ी करण ने गांव और लघु उद्योगों को सचेत कर दिया और उन्हें मौत की आवाज दी है। क्यों मौत की आवाज दी है? क्योंकि वे अच्छी तरह से आयोजित बहुराष्ट्रीय कंपनियों से उत्पन्न होने वाली प्रतियोगिता का सामना नहीं कर सकते। वैश्वीकरण ने दुनिया के कुछ विकासशील और अविकसित देशों में गरीबी में कमी की प्रक्रिया को दिखाया गया और इस तरह असमानता की समस्या को बढ़ाया है। अब ये देखो, बड़ी बड़ी एमएनसीज, अब जैसे आपने सुना भी होगा कि ना, जो बड़े बड़े मॉल हैं, मॉल कल्चर है, इन सब का विरोध होता है हमारे देश के अंदर कई जगहों पर। छोटे शहरों में ज्यादा होता है। वी मार्ट खुल गया, बिग बाजार खुल गया, रिलायंस खुल गया। तो इससे क्या हुआ? छोटे छोटे व्यापारी, छोटी छोटी दुकानदारों से कोई सामान ही नहीं ले रहा, है ना। सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, बड़ी कंपनी से सीधा आ रहा है, जो प्रॉफिट जा रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है। और छोटे छोटे दुकानदार जो कि अपनी एक दुकान से अपना घर चलाते हैं, उनके रोजगार छीनते जा रहे हैं। तो ये वैश्वीकरण का एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर यह वैश्वीकरण के कारण दुनिया के विकासशील और अविकसित देशों में कृषि के लिए खतरा बन रहा है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापारिक प्रावधानों के अनुसार गरीब और विकासशील देशों के कृषि जिन्सों के बाजार में देशों में कृषि सामानों की भरमार होगी, जो कि स्वदेशी कृषि उत्पादों की तुलना में बहुत कम किसानों के को कर पाएगी और मृत्यु दर का कारण बनेगी। अब क्या होता है, आपने किसानों की आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। अब जो विकसित राष्ट्र है उनके पास खेती की बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक है। उनके पास खेती की टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड। हाइब्रिड उनके जो बीज होते हैं उसके कारण वो बहुत कम समय में, कम संसाधनों में और ज्यादा पैदावार उत्पन्न करते हैं। और हमारे देश का किसान जो है, छोटे विकासशील देशों का किसान, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो वर्षा पर निर्भर है। बारिश होगी तो उसकी फसल हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो उसकी फसल नहीं होगी। हम्म। और उसके पास बीज भी अच्छी किस्म के नहीं है, उसके पास फर्टिलाइजर भी अच्छी किस्म के नहीं है। इन सब के होने के कारण वो किसान जो है वो पिछड़ता जाता है। और आपने देखा होगा किसानों के ऊपर कितना कर्जा हो जाता है। किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों के अंदर मजदूरी करने के लिए निर्भर हो जाता है और बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये जो है, ये नुकसान अविकसित और विकासशील देशों को हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अनाज की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे, हम जो विकसित राष्ट्र है उनसे अनाज खरीद लेंगे और अपने देश की अनाज की जरूरतें पूरी कर लेंगे। और परंतु हम वो पैसा अपने देश के किसानों की टेक्नोलॉजी के लिए नहीं लगाते। तो ये सब चीजों के कारण हमारे देश के किसान जो है वो पिछड़ रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे देश, एक जो अमेरिका का किसान है वो जितना अमीर होता है, भारत का किसान उतना अमीर नहीं होता। चाहे जमीन दोनों के पास बराबर है, दोनों एक समान जमीन पर खेती करेंगे, पर वहां का किसान जो है उसकी पैदावार बहुत ज्यादा होगी। उसको ना, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास उसको समर्थन मूल्य ज्यादा मिलता है। और भारत का किसान उसी जमीन पर खेती करेगा परंतु वो गरीब होगा। ये जो असमानता है, ये वैश्वीकरण दूर नहीं कर पा रहा। ठीक है। और क्या होता है, कई औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों में वैश्वीकरण सिद्धांत का कार्यान्वयन भी कठिन हो रहा है। एजुकेशन नहीं है। कई ऐसे अविकसित राष्ट्र हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर पैसा नहीं है लोगों के पास। अब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रूप रोल है वैश्वीकरण में। हम बातें करते हैं ना टेक्नोलॉजी के कारण। अब टेक्नोलॉजी के कारण आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, है ना। परंतु उस उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि अशिक्षित है, जिनके और गरीब है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो उन्हें तो वो लाभ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। और वो और ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम तो, अब आज एक बच्चा है जो ये वीडियो नहीं देख पाएगा या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा टेक्नोलॉजी के अभाव के अंदर, तो उसकी तो पढ़ाई वहीं रह गई। हम चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ते गए।
इसी तरीके से दुनिया में हो रहा है। जो अविकसित राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है, अशिक्षित राष्ट्र है, वो वहीं के वहीं रह गए, वो पिछड़ गए। और जो विकसित राष्ट्र है और जिनके पास सारे संसाधन हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई नई तकनीकें वो उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो ये असमानता जो है विकसित और अविकसित राष्ट्रों के बीच, ये खाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके बाद हम जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो ये आपने देखा वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण के हानि। अब हम देखेंगे कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का कैसे प्रभाव पड़ा है। तो इस ये वाला पॉइंट तो मैं समझती हूँ कि बच्चे बहुत अच्छी डिटेल से इसका आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही, आप लोग चारों तरफ हमारे देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा म्यूजिक, हमारी भाषा, सब चीजें, उनमें सब में परिवर्तन आया है ग्लोबलाइजेशन के कारण। और सबसे ज्यादा प्रभाव पहनावे को लेकर दिखता है हमारे यहाँ पर। देखो, आप अपने दादी वगैरह से पूछिए, उनके कॉस्ट्यूम देखिए और आप अपना कॉस्ट्यूम देखिए, है ना, पूरा चेंज हो गया। आप लैंग्वेज को देखिए कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी लैंग्वेज में कितने सारे वर्ड मैं ऐसे यूज कर रही हूँ जो कि हमारी हिंदी के नहीं है। और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, वो उन वर्ड्स को समझ भी नहीं पाते हैं। तो हमारी जो मातृभाषाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, पहनावे पे पड़ा है, भाषा पे पड़ा है, खान, साहित्य पे। हमारा जो लिटरेचर है वो बहुत अलग हो गया है, हमारी मेंटलिटी अलग हो गई है इन सब चीजों के कारण। हमारी सोच अलग हो गई। जो आपके मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो सोच थी, वो आपके पेरेंट्स की सोच नहीं है, और जो आपके पेरेंट्स की सोच है वो आपकी सोच नहीं है। हमारी मानसिकता बदलती जा रही है, क्योंकि हमारे को मार्केट के अंदर, हम केवल इंडियन लिटरेचर नहीं पढ़ रहे, हम अमेरिकन पढ़ रहे हैं, हम ब्रिटिश पढ़ रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, हम विदेशी मूवीज देख रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारी जो संस्कृति है उस पर भी उसी का प्रभाव पड़ रहा है। फिर म्यूजिक हम बाहर का सुन रहे हैं, हम ना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो बच्चे आजकल के सुनते ही नहीं है। आजकल के बच्चे सीधा रॉक और पॉप सुनते हैं। ठीक है। इस तरह से जो भूमंडलीकरण है वो हमारे समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर। अब ये देखिए इसमें भारत में क्या किया गया था। भारत के अंदर संरक्षणवाद की नीति, संरक्षणवाद क्या होता है बच्चों, यानी हमारे जो घरेलू लघु कुटीर उद्योग धंधे, हमारी जब गवर्नमेंट, हम जब आजाद हुए थे तो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं लगाई गई थी। उन पंचवर्षीय योजनाओं में हमने उदारीकरण नहीं किया, मतलब हमने वैश्वीकरण को अपनाने पर जोर नहीं दिया। हमने जोर दिया कि हमारे लघु कुटीर उद्योग धंधे जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, हम उनको ही। तो हमारे यहाँ पर जो विदेशी वस्तुएं हैं वो उनका ज्यादा आयात नहीं होता था। तो देश में बनी हुई वस्तुओं को ही बढ़ावा दिया जाता था। गांधी जी का एक सिद्धांत था, उसमें सूती वस्त्रों को के खादी पहनो, क्योंकि खादी हमारे देश का कपड़ा है, हमारे देश में बनाया जाता था। तो इस तरह के उन्होंने अभियान चलाए और हमारी गवर्नमेंट ने भी इन चीजों को संरक्षण दिया। परंतु 1991 में हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और उसके बाद हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.5% तक बढ़ गई, जो कि 90 के अंदर 5.5 थी। ठीक है। और भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ से लोग जाने शुरू हो गए, बहुत सारे लोग हमारे विदेशों में जा रहे हैं, तो वो हमारे कल्चर को वहां पर फैला रहे हैं। फिर भारत का जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमने अपना वर्चस्व कायम किया है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी दुनिया के अंदर अपना काम कर रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के उच्च पदों तक पहुंच चुके हैं। वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों होता है। इसका विरोध करने वाली दो मेन विचारधाराएं हैं। एक तो है वामपंथी विचारधारा, वो इसका विरोध करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण समानता जो है वो कम हो रही है, असमानता बढ़ रही है। और राजनीतिक अर्थों में वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर कर दिया है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि राज्य के काम कम हो जाते हैं, राज्य आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कम करता है
और केवल सुरक्षा देना, नियम बनाना, यही उसके काम हो जाते हैं। तो जो बाजार है वो पूरी तरीके से निजी हाथों में चला जाता है। तो आपको ये बात तो पता ही है, आपको साम्यवाद और पूंजीवाद का अंतर पता है। पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण से, और साम्यवाद, जो भी वामपंथी विचारक होंगे, साम्यवादी विचारक होंगे, वो इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि ये असमानता को जन्म दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद के दौर को कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं, कृषि है, उनको हम संरक्षित करें, उनको हम बचाएं, और वैश्वीकरण के कारण उन सबको खत्म ना होने दें। फिर सांस्कृतिक संदर्भ में भी वो चिंता करते हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, हमारी भाषा समाप्त हो रही है, हमारा पहनावा समाप्त हो रहा है। तो आपने कई ऐसे संगठन, समुदायों का नाम सुना है, देखा है, कि जो इन चीजों का विरोध करते हैं। जैसे कि है ना, अब संस्कृति के रूप में देखो, आप लोग क्रिसमस मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, हम ऐसे ऐसे डे मनाते हैं, ये हमारे कल्चर में थोड़ी ना थे। तो कई आपने देखे होंगे संगठन जो इन बातों का विरोध करते हैं कि हमें ऐसे डे मनाने की जरूरत नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के आप त्योहार मनाओ। तो इस तरीके की बातें भी उठ के आती हैं सामने। फिर एक है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF, इसकी बेटा फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये संगठन जो है वो नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक विश्वव्यापी मंच है, पूरी दुनिया का मंच है ये। और इसके अंदर मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं और विरोध करते हैं। तो ये इस WSF के माध्यम से छोटे छोटे कई मुद्दे उठाकर वो दुनिया भर में वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, भारत में इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसके आयाम क्या क्या हैं। इसके साथ एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो 6 चैप्टर हमने इन वीडियोस के माध्यम से देखे, 2020-21 के अंदर आपका जो सिलेबस CBSE ने डिसाइड किया है उसमें फर्स्ट बुक के अंदर यही 6 चैप्टर है। आप ध्यान से इस चीज को नोट करेंगे और इनकी तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए।